वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हिंदी की परीक्षाएं देने वाले हैं। यह पेपर 10वीं क्लास तो 201 201 कोड का है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपने हिंदी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये करने वाले हैं और एग्ज़ाम भी देंगे। सबसे पहला आपको हम इसके जो हिंदी का पेपर है उसके सामान्य निर्देश है उसके बारे में जानकारी देंगे। सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य रहेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो मार्क्स कटते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि विराम चिन्ह अपनी राइटिंग और उस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए आपको। हिंदी का जो पेपर है 201 100 नंबर का आने वाला है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको साफ राइटिंग में देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहला प्रश्न जो है 5 नंबर का है, जिसमें आपको 5 टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहला है, कबीरदास के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म होने पर भी व्यक्ति निंदा का पात्र होता है, क्योंकि यह अच्छे कर्म नहीं करता, मदिरा पान करता है, साधुओं की संगति करता है, धन को इकट्ठा नहीं करता। कबीरदास के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति निंदा का पात्र होता है, क्योंकि यानी आप किसी भी ऊंचे कुल में अगर जन्म लेते हैं फिर भी निंदा का पात्र होगे अगर आप यह काम करते हैं। अच्छे कर्म नहीं करता, मदिरा पान करता है, साधु की संगति करता है, धन को इकट्ठा नहीं करता। तो उसका आंसर है ए, अच्छे कर्म नहीं करता। भाग्य के भरोसे रहने वाले को क्या कहा जाता है? नंबर 2 क्वेश्चन है, भाग्य के भरोसे रहने वाले को क्या कहा गया है? भाग्यवान, भाग्यवादी, भाग्यहीन या भाग्यशाली? तो भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या बोलते हैं? भाग्यशाली। नंबर 3, आज़ादी कविता में अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है बंधन से छुटकारा पाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधेरे में दीपक जलाना, सूर्योदय की दिशा में जाना। आज़ादी कविता में अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है बंधन से छुटकारा पाना। तो आज़ादी मतलब जब गुलामी से निकलकर हम बिल्कुल फ्री होते हैं उसे हम आज़ादी कहते हैं। तो बंधन से छुटकारा पाना आज़ादी कहलाता है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, उसके लिए पूरे पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपनी कॉमन सेंस लगाकर भी आप लोग हिंदी के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर कविता में हृदय का दान से क्या अभिप्राय है? हृदय का इलाज करना, प्यार करना, भला चाहना, इज्जत देना। चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर कविता में हृदय का दान से क्या अभिप्राय है? हृदय का इलाज करना, प्यार करना, भला चाहना, इज्जत देना। तो यहाँ हृदय का दान का मतलब है भला चाहना। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसे जगाओ कविता में भई संबोधन से कौन सा भाव प्रकट होता है? आदर का, श्रद्धा का, अकेलेपन का, क्रोध का। इसे जगाओ, इसमें आपका इसे जगाओ यह है अकेलेपन का भाव निकलता है इसमें से। तो उसका आंसर क्या है? अकेलेपन का। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से कोई एक ठीक होगा, तो आंसर है अकेलेपन का। इसी प्रकार से 15 से 20 शब्दों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी 1-1 नंबर के रहेंगे। इसके लिए आपको विशेष जो पाठ है वो आपको अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ने पड़ेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन उस पाठ में से आएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अगर वो आपने पाठ पढ़ रखे, जैसे आपको बताता हूँ मैं, कबीर के जो दोहे हैं, कबीर वाला जो पाठ है वह पढ़ लेना। आह्वान जिन्होंने पाठ पढ़ा हुआ है, कविता पढ़ रखी है, तो उसमें से आराम से इसका आंसर आप दे पाएंगे। इसी प्रकार से आज़ादी भी एक कविता है, चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर कविता है, इसे जगाओ भी एक कविता है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख भी एक कविता है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन के जवाब आप तभी दे पाओगे, इन्हीं प्रश्न के जवाब तभी दे पाओगे जब आपने इस प्रकार की कविताएं अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ी हुई हैं। तो
ये ज़रूर पढ़ लेंगे आप। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। मतलब काव्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, उसके कवि का नाम बताना है और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो कविताएं हैं, 2 कविताएं हैं, 1 कविताओं का आंसर देना है आपने। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपके कविता वाले पार्ट है उनको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। और जिन्होंने भी कविताएं नहीं पढ़ी है उन बच्चों के लिए भी यह है कि जब आप इसका काव्य सौंदर्य करेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में भी इसको आप बना सकते हैं। जैसे हम देखो सेकंड वाला जो है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मर रहे हैं, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं है, दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकती नहीं। तो इस प्रकार के जो भी काव्यांश आप करना चाहते हैं तो उसको अपनी सरल भाषा में आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप बीच में कोई पार्ट पढ़ के नहीं आए तो जो आपको सब समझ में आता है उस शब्द को थोड़ा सा विस्तार से आप लिख देंगे तो ईजिली आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 25 शब्दों में ये आपने जवाब देना है और 2 नंबर का ये एक क्वेश्चन है, तो 3 प्रश्न होते हैं 6 नंबर के। पहला प्रश्न है, कबीर ने गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप किसे बताया है और क्यों। दूसरा है, अब दादुर वक्ता भये, ये रहीम ने दादुर और कोयल से किसकी ओर संकेत किया है, कवि क्या कहना चाहता है। थर्ड है, इसे जगाओ कविता में कवि किस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह कर रहा है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता हमें क्या सिखाती है और कैसे। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के लिए आपको पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो पार्ट है, उन्हें पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर इस बार के लिए, अक्टूबर 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो आपको बता दी जाएगी, आप उसको पढ़ लेंगे। 5वां क्वेश्चन है, 50 यानी 50 शब्दों में लिखना है आपने। 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक करना है। पहला है, बीती विभावरी जागरी कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संकेत स्पष्ट करता है। दूसरा है, उनको प्रणाम कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो दोनों ही कविताएं हैं, दोनों कविताओं में से कोई एक कविता करनी है आपने। इसके जो मार्क्स हैं वो है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो 50 शब्दों में इसका आपने आंसर देना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें एक नंबर के यानी 6 मार्क्स का रहेगा। पहला है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, कहानी में यह उक्ति है, निर्मला की है, वाचक की है, बहादुर की है, किशोर की है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। तो उसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है, अन्य पशु पक्षियों से मिलाने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए, उसे पालतू बनाने के लिए। थर्ड है, गिल्लू रेखा चित्र में कौन सा गुण नहीं है, सहजता, सरसता, दृश्यात्मकता, जटिलता। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ठीक है। नेक्स्ट है 4th, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में काम यों की मशीन माने ना माने का आशय है, एक उपक्रम चलाने का कौशल, शीघ्रता से काम कर लेना, मशीनों को बुरा मानना, मशीनों से भी तेज़ काम करना। 5th है, मदर टेरेसा के जीवन का उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, महिलाओं को जागरूक बनाना, भारत की संस्कृति को समझना, रोगियों को ज़रूरतमंदों की सेवा करना। रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना मदर टेरेसा का जीवन का उद्देश्य क्या था, इसका जवाब दे सकते हो। अंधेर नगरी पाठ में टके शेर भाजी, टके शेर खाजा कथन में निहित व्यंग्यार्थ है।
सभी चीज़ें बहुत सस्ती होना, 1 टके की एक सेर भाजी मिलना, गुणों और मूल्यों की कदर न होना, सभी नागरिकों को समान महत्व देना। तो उसका भी आप आंसर देंगे। ठीक है, थोड़ा जूम करके आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, बट आंसर आप इन चारों में से कोई एक आंसर ठीक है आपका। इसके बाद है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए और इसका मार्क्स है 7 नंबर, यानी 7 प्रश्न है, 7 नंबर के रहेंगे। पहला है फीचर किसे कहते हैं, फीचर लिखने का उद्देश्य क्या होता है। बचेंद्री पाल के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या है। आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या होते हैं, है ना। आप इसको, इसके लिए कोई स्पेशल पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या है। विज्ञापन का आवश्यक गुण है, पहला गुण क्या है विज्ञापन का, पहला विज्ञापन का गुण है कि हाँ, विज्ञापन के माध्यम से हमें नई नई वस्तुओं, नई नई चीज़ों का ज्ञान हो पाता है। दूसरा है कि आजकल जो मार्केट में अपडेट्स है ना, आपने देखा वो फ़ोन वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर्स है, तो विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या अपडेट चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या प्राइस है उसका, वो वस्तु हमें कहाँ से उपलब्ध हो सकती है ना। नेक्स्ट है असली पढ़ना किसे कहते हैं। असली पढ़ना किसे कहते हैं, है ना। कविता, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, कविता पढ़ते पढ़ते में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यानी कविता पढ़ते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कविता पढ़ते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए भी कोई पाठ पढ़ने की ज़रूरत है क्या हमें, नहीं, हम इसका जवाब खुद से दे सकते हैं। तो कोशिश करना है कि नहीं आता आपको प्रश्न तो आप उसका जवाब खुद से देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आप पाठ पढ़ के जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब दोगे, बिल्कुल नहीं। आपका जवाब आपके अंदर है, आप चाहो तो उसको बाहर निकाल कर, यानी अपने मन से भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। अब कविता पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कविता पढ़ते समय हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कविता पढ़ते समय हमें उसकी जो शैली है उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। जो भी व्याख्याएं हैं कविताओं की, वो आप तभी करते हो ना जब आपको उसकी शैली पता होती है, उसकी भाषा पता होती है। नेक्स्ट है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार के सानिध्य में गोरैया क्या सीखती है। आपने चैप्टर पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है चैप्टर। सुखी राजकुमार जो है, गोरैया उससे दया का भाव सीखती है। सुखी राजकुमार जो है एक चिड़िया है, गोरैया है, वो उससे दया का पात्र, दया का काम सीखती है। दया कैसे की जाती है, किस प्रकार से वो दयालु था, वो सारे भाव गोरैया सीखती है। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में पानी पीना क्यों आवश्यक होता है। बताइए आप, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको अभी भी पाठ पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। अधिक मात्रा में पानी पीना क्यों आवश्यक होता है। अधिक मात्रा में पानी पीने से हमारे जो पेट की जो गंदगी होती है, पेट साफ़ रहता है। पहला पेट साफ़ रहता है, दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। और पानी की कमी जब होती है उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, तो उस बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं। इस प्रकार हम 7 क्वेश्चन जब हम पार कर लेते हैं, इसके बाद 8वां प्रश्न आता है। यह प्रश्न बताता है कि निम्नलिखित गद्यांश, एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कहा गया है और उसके उत्तर जो है वो अपने देने हैं। तो आप इसको पढ़ के, पूरे गद्यांश को पढ़ के, इसके जो प्रश्न हैं नीचे जो लिखे हुए हैं वो आप ईजिली पढ़ने के बाद इसके जवाब आप दे सकते हैं। और ये जो गद्यांश है, ये इसके जो प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, एक 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, फिर 2 नंबर का है। तो 1, 2 और 2 यानी 5 नंबर के ये प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी गद्यांश लिखा हुआ है उसके पाठ और लेखक का नाम बताना है। गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट करना है, यानी पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद ये किस पर आधारित है, क्या इसके मूल भाव है, क्या बताता है ये गद्यांश, इसके बारे में आपने बताना है। और अगला है सबसे अधिक दुख किसके मन में था और क्यों। तो आप जब गद्यांश पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है।
इसी प्रकार से अथवा में एक और गद्यांश है, यानी दो गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का आंसर आपने देना है, प्रश्न का उत्तर देने हैं। फिर इसके बाद है 9वां प्रश्न, ये है 8 नंबर के हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दिए 5 हैं, 5 में से कोई 4 करने हैं और 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, निबंध क्या है और वे कितने प्रकार के होते हैं। निबंध क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। आपको सबको पता है कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो हम कार्यालय के लिए लिखते हैं, आवेदन के लिए लिखते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं, है ना, संपादक को लिखते हैं, ये औपचारिक पत्र होते हैं। इसी प्रकार से अगर ये पूछा होता अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र जो हम अपने बड़ों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, अपने छोटे भाई को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। नेक्स्ट है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य लिखिए। अब पाठ पढ़ा है तो आराम से शतरंज के खिलाड़ी का आप उद्देश्य बता पाएंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ का नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक बार इसका सार अपनी बुक से या अपनी किसी प्रकार की गाइड में से इसको पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट है, अंधेर नगरी पाठ की संवाद योजना की 3 विशेषताएं लिखिए। अंधेर नगरी वाला भी एक चैप्टर है, इसका आपने इसमें 3 विशेषता बतानी है चैप्टर से, वो आप बता पाएंगे जब आपने पाठ पढ़ा होगा। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई 3 करने हैं और 3-3 नंबर के हैं, यानी आपके शब्द बढ़ गए हैं। जहां 20-20 शब्दों में लिख रहे थे, अब आपको 40-50 शब्दों में लिखने हैं। तो शब्दों को गिनने की ज़रूरत नहीं है, 20-20 शब्दों का मतलब 2 लाइनें हो गया और 40-50 शब्दों का मतलब आपने 4 लाइनों में आंसर देना है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, अंधेर नगरी में महंत गोवर्धन दास के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। अंधेर नगरी, यानी अंधेर नगरी से पहला प्रश्न अभी आया था, ऊपर देखा आपने। फिर दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पहला 2 नंबर का दिया था उन्होंने, 20-20 शब्दों का जब पूछा था उसने, फिर अब पूछ रहा है दोबारा से अंधेर नगरी। तो आप सोचो, अगर अंधेर नगरी आप पाठ पढ़ के चले जाते हैं तो 2 नंबर ये और 3 नंबर यानी 5 नंबर का आपको ये मिल जाता है यहाँ पर। फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से निकली 16 दिन के अभियान में कल्पना चावला ने क्या क्या मुख्य प्रयोग किए, क्या क्या मुख्य प्रयोग किए। तो आपको मालूम है कि कल्पना चावला जो है भारत से थी और उन्होंने किस प्रकार से अंतरिक्ष में यात्रा की, अंतरिक्ष में जो यान भेजा गया था उसमें यात्रा करी, है ना। उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा विज्ञान का भी ज्ञान होगा और हिंदी का पेपर भी पार होगा। अखबार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। अखबार जो होता है जब वो छपता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें देश विदेश की खबरें होती है, उसमें खेल कूद की बातें होती है, उसमें विज्ञापन्स होते हैं, उसमें विज्ञापन्स में भी आपने क्रय विक्रय और अन्य प्रकार की चीज़ें होती है इसमें। कैप्शन का संबंध किससे है, अगला क्वेश्चन है, कैप्शन का संबंध किससे है। पाठक के मन में कैप्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए भी आपको एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ये सभी प्रश्न जो हैं 1 to 10 जितने भी अभी आए हैं सभी हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं और कुल मिलाकर लगभग 30 नंबर का हम पेपर कवर कर चुके हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं काव्यांश है। इस काव्यांश के भी आपने 5 प्रश्न देख रहे हैं और ये काव्यांश जो है 5 नंबर का है, यानी 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं। तो काव्यांश कहाँ से आएगा, कविताओं से आएगा। तो ये पूरा जो काव्यांश है, आप बड़ी स्क्रीन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये काव्यांश जो है इसको एक बार पढ़ेंगे, कुछ समय मैं आपको देता हूँ इस काव्यांश को पढ़ने का। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद फिर इसके जो प्रश्न हैं उसके जो आंसर्स है कोशिश करना है कि आप इसके आंसर का जवाब दे पाएंगे। और पूरा काव्यांश पढ़ने के बाद हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको इसी काव्यांश में ही मिल जाए। तो इसलिए काव्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर जो है आप ढूंढ कर लिखेंगे। तो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप इसको काव्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया है इस क्वेश्चन पेपर से अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में इसको नोट करते चले जाइए, इसकी प्रैक्टिस करते चले जाइए कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं।
तो जैसे पहला प्रश्न है, कवि ने कविता में किसके बारे में वर्णन किया है? कवि ने इस कविता में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो आप देख सकते हो कि बादल के बारे में बात की गई है, बूंद के बारे में बात करी है, यानी बादल से बारिश, इस तरह से बात कर रहा है वो। बूंद के मन में क्या पछतावा था? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है कि अंगारे पर गिरने से उसकी क्या दशा होती है? अंगारे पर जब बूंद गिरती है तो उसकी क्या दशा होती है, ये भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अनेक आकांक्षाओं के बीच उसको क्या स्थिति हुई, उसकी क्या स्थिति हुई, ये सब किसके बारे में पूछ रहा है? बूंद के बारे में पूछ रहा है। समंदर और मोती शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो इसी प्रकार की जो पोएम है, काव्यांश हैं, उनके जवाब आप जानेंगे तो पूरा काव्यांश अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। 12वां प्रश्न है, ये भी गद्यांश है और अब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप इजीली इसको पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, और समझने के बाद इसके जो आंसर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी में आंसर छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण कैसी इच्छा जागृत करने का प्रयत्न कर रहे थे? क्यों? पहला प्रश्न है, रामकृष्ण कैसी इच्छा जागृत करने का प्रयत्न कर रहे थे? तो रामकृष्ण परमहंस जो है क्या इच्छा रख रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसका जो जवाब है आपको मिल जाएगा। उसके लिए पहले आपको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। रामकृष्ण के लिए असंभव बात क्या थी? रामकृष्ण के जबरन जीने की कोशिश क्यों की? रामकृष्ण विवेकानंद की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? रामकृष्ण ने विवेकानंद को कब रोका? तो ये सभी जवाब जो है, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको इसी काव्यांश में, इसी उपरोक्त जो गद्यांश है उसमें आपको आंसर मिलेंगे। इसलिए पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। एक एक नंबर का आंसर देना है, उत्तर देना है, तो आराम से साफ साफ राइटिंग में आपको इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रामर पोर्शन शुरू हो चुका है, यानी उपरोक्त 12 प्रश्न जो थे वो सब आपके पाठ्य पुस्तक से थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उन चैप्टरों से आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप इसको अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। अब ग्रामर पोर्शन है। सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। तो अपनी अपनी जो भी आपके पास बुक है या गाइड्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामर में से संधि विच्छेद वो कर लेंगे। संधि विच्छेद इसमें पहला है मरणासन, दूसरा है सदुपयोग। तो सद जमा उपयोग है ना, करते थे ना पहले हम, काफ़ी टाइम से ये संधि विच्छेद आ रहे हैं एग्ज़ाम में। आपने 6th क्लास में भी देखे होंगे, 6ठी क्लास से 7वीं 8वीं, अब 10वीं परीक्षा में भी आप देखेंगे इसको, 12वीं में भी आते हैं ये। सदुपयोग का हो जाएगा सद जमा उपयोग। ऐसी मरणासन का हो जाएगा मरण प्लस आसन। सेकंड है विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए। सुख दुख चारपाई। उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। उप मतलब स्टार्टिंग से, यानी आपके शुरुआत में उप आना चाहिए और उसे 2 शब्द बनाने हैं। उपकार, उप से उपकार, उप से और कोई शब्द आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। एक मैंने आपको बताया उपकार, दूसरा आप खुद सोचेंगे, गैस करेंगे और लिखेंगे आंसर, और कमेंट बॉक्स पे जवाब देंगे कि उप से 2 शब्द कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया उपकार, दूसरा आप बताएंगे। फिर है नेक्स्ट, विपरीत शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट वर्ड। कठोर और उपेक्षा। कठोर का क्या होता है? कठोर का अपोजिट नरम, उपेक्षा अपेक्षा। ठीक है। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, समुद्र या नदी। समुद्र का पर्यायवाची यानी सिमिलर, उससे मिलता जुलता शब्द, यानी समुद्र को हम और क्या कहते हैं? समुद्र को हम सागर कहते हैं। नदी को हम क्या कहते हैं? सिमिलर शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द। नदी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए। नेक्स्ट है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती हो उस मिट्टी को क्या कहते हैं?
उपजाऊ मिट्टी, है ना। जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती है उसे क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी। और जिस मिट्टी में पैदावार ना होती हो उसे बोलते हैं बंजर। किसी एक मुहावरे का प्रयोग कीजिए। आँख गड़ाना, दाल ना गलना। किसी एक पर करना है। आँख गड़ाना पर, और आँख गड़ाना मतलब किसी चीज़ को गौर से देखना, गौर से देखना, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को गौर से देखना। दाल ना गलना, इसका कमेंट बॉक्स पर आप आंसर लिखेंगे, दाल ना गलना। सरल वाक्य में बदलिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी, तो इसका क्या होगा, सरल वाक्य में लिखना है जैसे ही, ध्यान रखना जब हट जाएगा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी, तो जब हट जाएगा और जैसे ही लग जाएगा और ये सरल वाक्य बन जाएगा। इसके बाद है विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह लगाना है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा, विराम चिन्ह का मतलब कोमा से भी है। विराम चिन्ह, कोमा भी विराम चिन्ह की श्रेणी में रहेगा। तो नेताजी ने कहा, इसके बाद कहा के बाद एक विराम चिन्ह लग जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ, ये आप एक बार फिर देखेंगे। दोबारा से सारी जो ग्रामर है वो आप ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लेंगे और इसके जो नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे और आंसर देकर आप कमेंट बॉक्स पर जो भी कोई डाउट होता है वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य को शुद्ध रूप से लिखिए। कृपया आप पढ़ाने की कृपा करें। अब कृपया 2 बार आ गया। वाक्य को शुद्ध करना है, शुद्ध मतलब इसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट करने के लिए क्या करना है, ठीक करना होगा इसको। तो आप देखो, पढ़ने से आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सेंटेंस जो है कृपया आप पढ़ाने की कृपा करें। भाई कृपया 2 बार क्यों बोल रहे हो आप, 1 बार बोल लो ना। तो कृपया पढ़ाने की, आप पढ़ाने की कृपा करें, तो क्या होना चाहिए, कृपया पढ़ाने की कृपा करें या कृपया आप पढ़ाने की कृपा करें। इसमें सही आंसर क्या हो सकता है, कृपया आप पधारे, है ना। इसका जवाब क्या हो सकता है, कृपया आप पधारे, पधारे, है ना, आमंत्रित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो ग्रामर पोर्शन कितने मार्क्स की है, 10 नंबर की ग्रामर है, यानी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। संधि विच्छेद है, इसके बाद उपसर्ग है, विपरीत शब्द है, परावैची शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, विराम चिन्ह लगाना है और शुद्ध करना है और सरल वाक्य में बदलने। मतलब कुल मिलाकर काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे मिलता जुलता प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। बताओ इससे आसान क्या आ सकता है। वेरी सिंपल। और आपने जो भी ये आपको गद्यांश दे रखा है लगभग ये 150 शब्दों का है। इसे आपको 1/3 यानी 50 शब्दों में, यानी आप 5 या 6 लाइनों में कम से कम शब्दों में इसको बना के लिखेंगे। अभी फ़िलहाल ये 150 शब्दों का है, यानी आप देख रहे हो कि कम से कम 15 या 16 लाइनें हैं। इनको 5 या 6 लाइनों में इसका जवाब आपको देना है। तो आराम से आप इसको पढ़ने के बाद अपने शब्दों में इसको 5 या 6 लाइनों में उतार देना। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लेंगे कि आपको ये पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है, ये जो पूरा गद्यांश दे रखा है, उसे आपने 150 शब्दों से सीधा 50 शब्दों में यानी 5 या 6 लाइनों में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 1/3 और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अपने छोटे भाई को, जैसे हम जानते हैं कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो व्यावसायिक, अपने व्यवसाय के लिए, कार्यालय के लिए, या आवेदन या प्रार्थना पत्र। फॉर एग्जांपल, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सा पत्र औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है। तो आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है आपने,
है ना, कि पढ़ाई में ध्यान दे वो। तो अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है कि पढ़ाई में ध्यान दे। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जब हम अपने बड़ों को यानी पिताजी, माताजी, चाचा जी, बराबर वालों को यानी मित्र को, अपने फ्रेंड दोस्त को, छोटों को, अपने परिचित जो आपके छोटे हैं उनको अगर पत्र लिखते हैं तो ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र लिख होते हैं। अपने छोटे भाई को अपने परीक्षा में मन लगाकर पढ़ना है, इस तरह के प्रश्न अपने चाचा जी को अपने उनके जन्मदिन के लिए बधाई देनी है, पिताजी की तबीयत उनकी हालचाल लेने के लिए पत्र लिखना है, माताजी का हालचाल लेने के लिए पत्र लिखना है। इस तरह के जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्र कितने मार्क्स के आने वाले? 5 नंबर का पत्र आएगा। अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे पढ़ाने की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित कीजिए। अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे पढ़ाई की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना है। तो पत्र लिखते समय आपको, अगर आपके पत्र में किसी प्रकार का पता यानी एड्रेस नहीं है, तो आप पत्र की जो शुरुआत है आप नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड यानी अलाइनमेंट, एक अलाइनमेंट ऑर्डर होता है अपनी नोटबुक में, उसमें हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड से नहीं शुरू करना है, लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है परीक्षा भवन। दोबारा सुन लेंगे, अपने छोटे भाई को पत्र लिखते समय हमें जब उसका उत्तर देंगे तो हम पहले लिखेंगे परीक्षा भवन। नोटबुक में मेरे जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ ऐसे लिखते चलो आप। फिर जिस शहर में आपका भाई आप खुद रहते हो उस शहर का नाम, जैसे अगर शहर का नाम नहीं दिया तो नई दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ देना आप, और जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस दिन पेपर है आपका, उसकी डेट डाल देना। फिर लाइन छोड़ देना, प्रिय भाई का नाम लिख सकते हो, प्रिय नमन, प्रिय अतुल। ठीक, इसके बाद नमस्ते लिख सकते हो, भाई को नमस्ते बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो कंटेंट है वो शुरू कर सकते हैं कि भाई आप कैसे हो, और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगे। आपका भाई है तो हो सकता है वो आप भाई से दूर रहते हो, माता पिता से दूर रहते हो, तो आप बोल सकते हैं कि माता पिता जी कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अपने बारे में बता देंगे कि मैं यहाँ ठीक हूँ। पहले भाई का हालचाल लेना है, फिर अपना हालचाल बताना है कि मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर आप बता सकते हो कि भाई कल आपका पत्र मिला और ये जानकर यह पता चला कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर में, दिसंबर में शुरू होने वाली हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर पास हो। इस तरीके से बातें आपने बनाकर अपने भाई के प्रति फिर उसको बताना है कि भाई अच्छे अंक लाने के लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत है। अब कठिन मेहनत के लिए आपको क्या क्या टिप्स दे सकते हो भाई को, कि जिस प्रकार से भाई आपके एग्ज़ाम, आपकी परीक्षाएं हैं, उस प्रकार से मैंने जब परीक्षाएं दी थी तो मैंने क्या क्या टिप्स अपनाई थी। मैं रोज़ सुबह उठकर और उन चीज़ों को याद करता था जो सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षाएं में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, उन चीज़ों को आप करो। तो इस प्रकार से टिप्स बतानी है भाई को कि ताकि भाई जो है अच्छी प्रकार से परीक्षाओं में उतरे और वो अच्छे अंक प्राप्त करे। इसके बाद जब हम ये कंटेंट लिख देंगे भाई के बारे में और एग्ज़ाम कैसे देने हैं उसके बारे में, फिर आप लिख सकते हो कि भाई जब आपके परीक्षाएं ख़त्म हो जाए तो आप मुझे पत्र लिखकर इसका जवाब देना कि आपकी परीक्षाएं कैसी गई। मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूंगा। एक बार मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूंगा। माताजी पिताजी को प्रणाम और छोटी बहन को बहुत बहुत प्यार, आपका भाई। और नाम लिख सकते हो, कुछ भी नाम बना के लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया हुआ तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। नाम सोनू लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। तो इस तरह से पत्र समाप्त करना होता है। दूसरा जो पत्र है वो एक पत्र है अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमने ऊपर जवाब दिया छोटे भाई को, अब औपचारिक पत्र है। इसमें क्या है, अपने खोए हुए स्कूटर का विवरण देते हुए थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर पता लगाने का निवेदन कीजिए। तो निवेदन करना है आपने
तो इसके लिए जो उत्तर है आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में। औपचारिक पत्र है ये। परीक्षा भवन, फिर शहर का नाम नई दिल्ली लिख सकते हो, अगर शहर का नाम नहीं दिया हुआ तो नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ देना, दिनांक, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट, फिर एक लाइन छोड़ देना। श्रीमान, किनको लिखना है ये? थाना प्रभारी जी को, तो श्रीमान थाना प्रभारी जी। और कौन सा पुलिस थाना है? कोतवाली है, तो नई कोतवाली, नई दिल्ली, है ना, पुलिस स्टेशन का नाम, और नई दिल्ली। फिर इसमें विषय लिख सकते हैं हम लोग। विषय ये है कि स्कूटर खोया, तो स्कूटर खोने के लिए FIR यानी स्कूटर खोने की रिपोर्ट, आप विषय लिखेंगे स्कूटर खोने की रिपोर्ट। फिर महोदया, जैसे कि हम शुरुआत कर सकते हैं इसमें, सविनय निवेदन यह है कि मैं मोहन गार्डन का निवासी या मैं द्वारका मोड़ का निवासी हूँ, और मेरा स्कूटर जो स्कूटर का रंग, स्कूटर प्लेट नंबर्स, वो सारे जो है मॉडल नंबर आप लिखित कर सकते हैं। और स्कूटर कहाँ से खोया है, कहाँ आप थे और कितने बजे स्कूटर खोया है, वो सारी जानकारी आप उस रिपोर्ट में दे सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अंत में कि आपका भवदीय करके लास्ट में, और फिर नाम लिख, मतलब आपको इस स्कूटर के बारे में जानकारी देने के बाद फिर इसको अंत देने के लिए आपका भवदीय लिखकर अपना नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पत्र है आराम से आप पूरे एक पेज पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को 300 शब्दों का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको एक पेज और उसके बाद आधा पेज और, तो 1.5 पेज कम से कम आपको लिखने हैं। यानी एक फ्रंट का पेज और उसके पीछे जो बैक पेज है उसका आधा और पोर्शन आपको लिखना होगा। कुल मिला के इस तरह से आपको 20 से 25 लाइनें आप लिख लोगे तो भी आपको ठीक रहेगा। और निबंध जो है 10 नंबर का है, सबसे बड़ा क्वेश्चन हिंदी के एग्ज़ाम में यही आता है, निबंध लिखना, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से देना है। निबंध 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से जो आपको ठीक लगे, जिसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, अधिक जानकारी लिख सकते हैं, उसी निबंध को आप चुनेंगे और उसका आंसर देंगे। पहला जैसे निबंध है, किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा, कोई ऐसी यात्रा आपने जो की हुई है, उसकी यात्रा के आपने कब यात्रा शुरू की, है ना, किसके साथ गए आप, क्या क्या वहाँ देखा, बस से कैसे सफ़र किया आपने, वो सारा आप लिखोगे। दूसरा है कंप्यूटर के लाभ हानि। तीसरा है पढ़ी लिखी लड़की घर की रोशनी। नेक्स्ट है बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। तो निबंध जो है उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस निबंध से क्या समझ रहे हैं, दूसरा उसके बारे में क्या महत्व है, क्या कर सकते हैं हम लोग उसके लिए, मतलब जो भी निबंध है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तीसरा क्या है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे नुकसान, मतलब जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में पूछता है तो उसके क्या लाभ भी हैं हानि भी है। तो पहले आप लाभ बता देंगे, है ना, कम से कम 100-125 वर्ड का, फिर उसके बाद हानि बता देंगे। उससे पहले आप कंप्यूटर की डेफिनेशन दे सकते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद आप अपना निबंध पूरा कर सकते हैं। तो निबंध छोड़ना नहीं है, करके आना है। और आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर विश यू ऑल द बेस्ट, आपके परीक्षाएं अच्छी जाए। हिंदी के पेपर में बस इतना ध्यान रखना है कि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है और हमें जो पेपर देना है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन यानी साफ साफ राइटिंग में देना है और स्पीडली पेपर देना है। काफ़ी बड़ा लेंदी पेपर होता है, इसलिए स्पीड का भी ध्यान रखेंगे। 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, वैसे भी 3 घंटे पूरे मिलते भी नहीं है एग्ज़ाम में, काफ़ी समय हमारा इधर उधर की साइन वाइन करने में चला जाता है। तो 2.5 घंटे का जो नेट टाइम मिलता है हमें, उस टाइम में आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है। तो परीक्षा में देते समय आपका पेपर जिस प्रकार से 2:30 पर पेपर शुरू होता है और 5:30 पर ख़त्म होगा, तो 2 बजे आप स्कूल के पास पहुंच जाएं ताकि एंट्री समय से कर पाए। और अपना पेपर 2:30 बजे शुरू होने वाला है। क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, तुरंत आप जो पहला क्वेश्चन अगर आपको आता है उसका आंसर सीट में जो भी आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, वो लिखने के बाद अपना आंसर शुरू कर देंगे
पूरा क्वेश्चन पढ़ने का समय 15-20 मिनट नहीं ख़राब करेंगे। आप पूरा क्वेश्चन उठाया, आपको आता है, आप उसको तुरंत शुरू कर देंगे। क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर ज़रूर डालेंगे। पेपर में क्वेश्चन नंबर होगा तो टीचर को आसानी होती है चेक करने में भी और मार्क्स देने में भी। तो सभी बच्चों को एक बार फिर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स, धन्यवाद। Audio Jungle.